नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भी स्टूडेंट। आज हम अगला अध्याय शुरू कर रहे हैं। कल तक हम लोग पढ़े थे कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम और उसकी सीमाएं, और हमने बताया था कि कूलाम के नियम में क्या किया जाता है, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात किया जाता है, जिसको हम लोग निकाले थे F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये क्या था, किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, जैसे कि हम लोग माने थे Q1 और Q2, बीच की दूरी क्या थी R। जो कि बल एक सदिश राशि है, हमको पता है बल हमारा क्या है, सदिश राशि है। तो सदिश राशि होने के कारण हम क्या कर सकते हैं, इसको सामान्य विधि से जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता, और यहाँ पे ये केवल परिमाण को दर्शाता है। इसको दर्शाता है हमारा परिमाण को। तो हम इसको सदिश रूप में भी लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में इसको लिखा जा सकता है, सदिश रूप में F सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे लगा देते हैं R एकांक। ये किसको दर्शाती है, दिशा को। ये R एकांक लगने वाली बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सदिश रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका जो अगला टॉपिक आता है अध्यारोपण का सिद्धांत। और जैसे कि 11वीं में पढ़े हम लोग, अध्यारोपण क्या होता है, जब समान आयाम और आवृत्ति की तरंगें एक दूसरे में क्या होती है, एक ही दिशा में चलकर या विपरीत दिशा में चलकर क्या हो जाती है, वो मिलती है किसी बिंदु पर। तो वहाँ पे क्या होता है, अध्यारोपण का सिद्धांत लगता है। तो यही सिद्धांत हमारा किस पर लागू होता है, आवेशों में। क्योंकि हम मान के चलते हैं बहुत सारे आवेश है, Q1 Q2 Q3 डैश। अगर Qn आवेश है, ये आवेश अगर कोई निकाय में है, तो हम मान सकते हैं कि ये एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, और उस निकाय का, पूरे निकाय का जो परिणामी बल है, उसको किसकी तरह ज्ञात किया जा सकता है, अध्यारोपण से। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे फिलहाल कि एक आवेश है Q और Q1 आवेश है, इस पर दो आवेश, एक Q2 और एक मान के चलते हैं Q3। ये Q1 पर दो आवेश, बिंदु आवेश Q2 और Q3 क्या करते हैं, बल लगाते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये Q1 और Q2 के बीच की दूरी मान के चलते हैं R12, और यहाँ पे Q1 और Q3 की दूरी मान के चलते हैं R13। तो हमको पता है लगने वाली बल की दिशा इसके मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यहाँ पे मान के चलते हैं इस तरह से ये F12 बल लग रहा है, और यहाँ से हम मान के चल सकते हैं Q1 पर Q3 के द्वारा F13 बल लग रहा है। तो चूँकि दोनों की बल यहाँ पे अलग अलग लग रहा है, F12 F13, तो यहाँ पे परिणामी बल कहीं ना कहीं इस पर क्या लगेगा, F। इस परिणामी बल की गणना हम किसी के आधार कर सकते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान के चलते हैं मूल बिंदु O है, यहाँ से इसकी स्थिति सदिश कितनी है, R, और इसको एक निर्देश तंत्र के रूप में परिभाषित कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि Q1 पर Q2 द्वारा बल क्या हो जाएगा हमारा, F12 सदिश इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 का स्क्वायर। यहाँ पे लग जाएगा हमारा क्या, चूँकि इसकी दिशा है तो यहाँ पे लिख दे R12 एकांक। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सदिश रूप में। इसी प्रकार कि हम गणना कर सकते हैं Q1 पर Q3 द्वारा बल, तो कितना बल हो जाएगा, F13, ये मिल जाएगा 1/4πε0 K। यहाँ पे कोई माध्यम अगर है तो मान के चल परावैद्युतांक K Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 का स्क्वायर, और R एकांक 13। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से लिख सकते हैं हम लोग F सदिश बराबर F12 सदिश प्लस F13 सदिश, क्योंकि ये दोनों क्या है, सदिश है। तो इसको सदिश विधि से हमको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम मान रख देंगे परिमाण, तो क्या मिलेगा, 1/4πε0 K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 एकांक प्लस 1/4πε0 K Q1 Q3 R13 का स्क्वायर और R13 एकांक। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, Q1 पर Q3 के बाद Q4 Q5
Qn आवेशों द्वारा क्या लगा जा सकता है, बल लग सकता है। तो हम इसको हम क्या लिख सकते हैं पूरे, इसमें 1/4πε0 सब में क्या आ जाएगा, कॉमन। तो F सदिश बराबर सभी आवेशों द्वारा अगर मान के चले तो 1/4πε0 K। यहाँ पे देखते हैं Q1 सब में क्या हो जाएगा, Q1 पर बल लग रहा है किसके द्वारा, Q3 Q2 सब के द्वारा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 को बाहर, और इसको लिखा जाता है समेशन इक्वल टू I इज इक्वल टू 2n। यहाँ पे कभी भी I नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि आवेश अपने आप पर बल नहीं लगा सकते। यहाँ पे लिख सकते हैं QI डिवाइड बाई R1I का स्क्वायर, और यहाँ पे R1I एकांक। यहाँ पे अब I की वैल्यू कहाँ शुरू होगी, 2 से, यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर अगले में 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा अध्यारोपण के सिद्धांत से लगने वाला परिणामी बल का सूत्र। इस तरह से हम समझ सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, अर्थात कोई निकाय जिसमें बहुत सारे आवेश है और उस निकाय में किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बल की गणना की जा सकती है। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, निरंतर आवेश वितरण। अगला हमारा जो टॉपिक है निरंतर आवेश वितरण, या इसको हम लोग आवेश घनत्व के भी नाम से जानते हैं, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व क्या होता है, तो हमको सबसे पहले तो आवेश पढ़ लिए, आवेश एक भौतिक राशि है और घनत्व भी एक क्या है, भौतिक राशि, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर परिभाषा के बारे में बात करें घनत्व क्या हो जाएगा, तो एकांक आयतन में उपस्थित कुल द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व। यहाँ पे हम किसको कहते हैं, एकांक, इसको एकांक कर दिए। तो उसी आधार पर यहाँ पे आवेश घनत्व जो है 3 प्रकार के होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो ये 3 प्रकार से आवेश घनत्व होता है। यहाँ शब्दों से स्पष्ट है, रेखीय, रेखीय मतलब सरल रेखा में, पृष्ठीय, पृष्ठीय मतलब किसी पृष्ठ पर या समतल पर, और आयतन मतलब है किसी ठोस पर या कोई निश्चित आकृति जिसमें एक आयतन घेरता हो, उस समय की बात की जा रही। तो पहला हम देखते हैं रेखीय। मान के चलते हैं एक सरल रेखीय चालक है, एक सरल रेखीय चालक मान के चलते हैं A और B। इसकी कुल लंबाई कितनी है, मान के चले L है, कैपिटल L। अब इसको कोई आवेश दिया गया, मान के चलते हैं इस तरह से आवेश दिया गया है, जो टोटल आवेश कितना दिया गया है, Q। तो अब इसमें घनत्व के बारे में बात करें, रेखीय आवेश घनत्व है। तो ये घनत्व क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई में, यहाँ पे एकांक लंबाई में जितना आवेश होगा वो क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व। तो इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं, रेखीय आवेश घनत्व को दर्शाया जाता है लैम्डा से। याद रखेंगे किससे दर्शाते हैं, लैम्डा से। कुल आवेश कितना है, Q, और उसकी कुल लंबाई कितनी है, L। तो कुल आवेश को उसकी कुल लंबाई से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो क्या पता चलेगा हमको कि एकांक लंबाई में कितना आवेश है, और इस एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा बराबर क्या मिला हमें, Q डिवाइड बाई L। ये क्या कहलाता है हमारा रेखीय आवेश घनत्व। समझ में आया होगा आप लोग को कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। उसी प्रकार दूसरा हमारा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को दर्शाया जाता है हमारा सिग्मा से, किससे दर्शा, और यहाँ पे इसका मात्रक के बारे में बात भी कर लेते हैं। मात्रक क्या होगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर। ये किसका मात्रक हो गया, रेखीय आवेश घनत्व का। उसी प्रकार दूसरा पृष्ठीय है। तो पृष्ठीय के लिए अगर हम लोग देखते हैं, ये तल है, इस पृष्ठ में क्या दिया गया है, आवेश दिया गया है, मान के चलते हैं कितना आवेश दिया गया है, Q। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल मान के चलते हैं A है। ये हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो इसके एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा वो क्या कहलाएगा, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे हमको पृष्ठीय आवेश घनत्व दर्शाते हैं किससे, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा, कुल आवेश डिवाइड बाई कुल क्षेत्रफल। सेम उसी प्रकार से तो उसके एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश मात्रक क्या हो जाएगा, इसका कूलाम, और A का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो कूलाम मीटर स्क्वायर। तो अर्थात परिभाषा क्या हो गई
एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। ध्यान देंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसी प्रकार अगला हमारा आ जाएगा क्या? आयतन। आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? इसको दर्शाते हैं रो से। ये है सिग्मा, याद रखेंगे, ये है लैम्डा और यहाँ पे क्या है? रो। तो रो मान के चलते हैं कि निश्चित आयतन है और इस निश्चित आयतन में क्या दिया गया है? इसको आवेश दिया गया है इस तरह से। और इस निश्चित आयतन में अगर हम बात करते हैं एकांक आयतन की, कितने आयतन की? एकांक। तो एकांक आयतन में जितना आवेश होगा तो कुल आवेश कितना है? इसमें Q है। कुल आयतन इसका मान के चलते हैं V है। तो एकांक आयतन में क्या हो जाएगा? कुल आवेश डिवाइड बाई कुल आयतन। तो यहाँ से कुल आवेश को कुल आयतन से भाग दे देंगे तो फिर मिल जाएगा वही कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, अगर आयतन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? रो इक्वल टू Q। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं आयतन आवेश घनत्व। मात्रा क्या हो जाएगा? कूलाम, और इसका हो जाएगा मीटर क्यूब। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ये हो गया रो का मात्रक। तो ये हमारा 3 प्रकार से आवेशों का वितरण हो सकता है। चूँकि निरंतर है, कोई चालक है, उसमें निरंतर रूप से क्या है? आवेश हमारा वितरित है। तो 3 प्रकार से होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ये हमारा क्या हो गया? निरंतर आवेश वितरण या फिर आवेश घनत्व। ये आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा बाद में। गाउस का प्रमेय का जब अनुप्रयोग हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि कोई रेखीय चालक है या समतल चालक है, बंद चालक है, उस समय रेखा आवेश और पृष्ठीय और आयतन, ये सब वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? विद्युत बल रेखाओं के बारे में, या फिर हम अगली कक्षा में इसके बारे में पढ़ेंगे। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा वीडियो को, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हम बना पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।